हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एडिशन ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा था। आइए आज देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कैसे घटाया जाता है। तो इसके लिए लेट अस सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन सच अ वे कि वो एक दूसरे से कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं, है ना। आज का टॉपिक है हम लोग का सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज का पहला टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हमने कहा कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है। इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग लिखते थे कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज गिवन बाय दिस आइडेंटिटी, वेयर ए और बी को जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया था और इसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोगों ने ये रिजल्टेंट ए प्लस बी निकाला था, ए प्लस बी। ठीक, अब अगर वेक्टर को घटाना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए क्या होगा। हम लिखेंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसी का मतलब हुआ घटाना, यानी कि हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, है ना। बी वेक्टर में माइनस लगा के प्लस हमने बाहर ले लिया। और क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, वेयर वेक्टर सी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी। यानी कि ध्यान दीजिए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है उसको हम एडिशन ऑफ वेक्टर के टर्म्स में ही लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, डायग्रामेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, वेयर वेक्टर सी इज माइनस ऑफ वेक्टर बी। आइए इसे डायग्राम से समझते हैं कि क्या मतलब है इस लाइन का। हमने लिखा कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। डायग्रामेटिकली हमने वेक्टर ए बनाया और ये वेक्टर बी बनाया, वेक्टर ए से थीटा एंगल पे। ठीक, माइनस ऑफ वेक्टर बी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वेक्टर बी जो है उसको सीधे 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है ना। माइनस लगने का मतलब किसी भी वेक्टर में माइनस लगने का क्या मतलब होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, डायरेक्शन में 180 डिग्री वो रोटेट हो जाता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेक्टर माइनस बी जो वो क्या आ जाएगा, रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ठीक, सब्ट्रैक्शन लगाने के लिए या फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना है। कैसे करेंगे देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है, एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह है ना, जिसमें वेक्टर सी क्या है, माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखेंगे देखिए इसके टर्म्स में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस थीटा, थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ अल्फा और एनी अदर एंगल, लेट से बीटा। बीटा कौन सा एंगल है, ए और सी के बीच में। ठीक, अब देखिए वेक्टर सी क्या है, वेक्टर बी के बराबर है और नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। सिर्फ क्या है, डायरेक्शन में रिवर्स है ना। वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी की जगह बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बीटा, है ना, कॉस बीटा। कॉस बीटा की अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस बीटा। कॉस बीटा इज हाउ मच, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, ये आ जाएगा हमारा ये टर्म। ठीक, आइए इस टर्म को जरा एक्सपेंड करते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा।
किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? सिंपल क्वाड्रेंट रूल। क्या रूल था? ऑल साइन टेन एंड कॉस। यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, टेन और उसके रेसिप्रोकल कॉट, यहाँ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव। ठीक, यानी कि कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है, यानी कि ये एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस पाई माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ कॉस थीटा, क्योंकि पाई माइनस थीटा ऑफ एनी एंगल, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? सेम रहता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है, यानी कि साइन ही रहेगा जब साइन पाई माइनस थीटा हो, और कॉस ही रहेगा जब कब? कॉस पाई माइनस थीटा हो। यानी कि ये कॉस तो रहेगा बट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा? देखिए क्या लिख देंगे हम लोग कि वेक्टर आर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हो जाएगा, है ना? कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, इस प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर निकाल दिया हमने। सिंपली उसको आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होल अंडर रूट। ये देखिए ये क्या आ गया? ये रिजल्ट आ गया कि दो वेक्टर ए और बी जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? किसका रिजल्ट है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, एंगल की बात करते हैं कि एंगल कितना होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा? आइए तो देखते हैं। फिर से चलते हैं हम लोग डायग्राम पे। डायग्राम किस तरीके से था? तो डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, एडिशन अगर हमें करना है तो यही पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सब्ट्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो वेक्टर बी को क्या करेंगे? 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, फिर पैरेललोग्राम बनाएंगे। अब ये वाला जो डायगोनल है, कौन सा? छोटा वाला डायगोनल, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। लेट से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए माइनस बी, ये कुछ एंगल अल्फा बना रहा है, तो इस अल्फा एंगल की वैल्यू हमें बतानी है। तो लेट से टेन अल्फा हम लोग लिखते हैं। टेन अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये परपेंडिकुलर और ये बेस, है ना? ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। ये ट्राइंगल दिख रहा है सभी को? तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर देखिए कितना हो जाएगा? ये बी है हमारा, कौन सा? ये, है ना? ये बी है, यानी कि ये बी है, तो बी को देखिए कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिए। तो ये एंगल अगर थीटा है, कौन सा? ये एंगल थीटा, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? बिल्कुल। तो ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। देखिए इतना, ये अगर बी कॉस थीटा है तो ये भी क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा ना? इतना जो है ये रेक्टेंगल बाहर निकल जाएगा, जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन ये है, यानी कि ये जो बचा हुआ लेंथ है वो कितना हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी कॉस थीटा। ठीक, और परपेंडिकुलर की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा अपॉन ए पूरा माइनस बी कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया हमारा? टेन ऑफ अल्फा। एंगल भी हमने निकाल दिया। अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्ट याद है तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या रिजल्ट निकला था? देखिए एंगल हमने निकाला था टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद आया कुछ आपको? अब देखिए थीटा जो है ए और बी वेक्टर जो हमने लिया है वो क्या है? ये वाला वेक्टर है ना? माइनस बी। तो ए और माइनस बी में कितना एंगल है? देखिए
थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, है ना, ये वेक्टर बी और ये वाला एंगल कितना, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पाई माइनस थीटा रख दीजिए सेम रिजल्ट में, फिर से क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, यानी कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा विल बी माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। तो क्या देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है ना, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। तो आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली tan अल्फा जैसे हम लोगों ने निकाला था एडिशन ऑफ वेक्टर से, वहीं से निकाल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इस रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ये जो रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाला है जिसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इन केस ऑफ एडिशन एंड माइनस 2ab cos थीटा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये तो वैल्यू है उसकी एग्जैक्ट, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो हमने बात किया कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है सिंपली आर से अगर उसे लिखते हैं तो आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब इसके मैक्सिमम की बात करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड ए और बी, है ना, कोई वेक्टर है, लेट अस सपोज वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन एंड वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल जो है वो कितना है, थीटा है। तो अब इसका लेंथ तो फिक्स होगा कुछ वेक्टर ए का, और वेक्टर बी का भी लेंथ कुछ फिक्स होगा ना, वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा ही। ठीक है, अब कहा जाए कि इसे हम लोग अगर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इन दोनों का जो रिलेटिव डायरेक्शन है जो थीटा है वो अगर चेंज कर सकते हैं तो उस थीटा के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या निकल सकती है इस रिजल्टेंट की। तो देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज मैक्सिमम कब होगी, ये क्वांटिटी जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ग्राफ से देख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग पढ़ते भी हैं कॉस थीटा और साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है। सिंपल ग्राफ से ये वैल्यू है 1 और ये जो मैक्सिमम जो नीचे जा रहा है सॉरी मिनिमम ये कितनी है -1, जो पूरा ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा की 1 कितने पे, फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, है ना, कितने पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी कि कॉस थीटा की हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि आर स्क्वायर, अब ये देखिए ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को, बचपन से ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि r की अगर वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगी, r की वैल्यू a प्लस बी, ये क्या हो गया r की मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक। फॉर मिनिमम वैल्यू सेम, फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा क्या हो सकता है, -1, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो वो ले सकता है वो कितनी है -1, कॉस थीटा -1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, +π/2 और -π/2, सॉरी π/2 पे तो 0 है, कितना पाई एंड वैसे ही यहाँ पे -π, तो थीटा इक्वल टू पाई पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, -1 हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो r की वैल्यू देखिए क्या आएगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, है कि नहीं। कॉस थीटा जो है उसकी जगह क्या रख दिया हमने -1, तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, पुटिंग कॉस थीटा इक्वल टू -1। ध्यान से देखिए ये क्या बन गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला भी बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो किस में रिड्यूस हो गया, r इज इक्वल टू a माइनस बी। दिख रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी किसी भी रिजल्टेंट की जो दो वेक्टर को जोड़ के निकला है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाता है, a प्लस बी। मिनिमम वैल्यू कितना आ जाता है, a माइनस बी। अच्छा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना, मतलब क्या है इसका कि a प्लस बी। इसका मतलब है कि हमारे जो दोनों वेक्टर्स हैं a और b, जिसके बीच में एंगल कितना था, थीटा, ये मैक्सिमम तब होंगे जब ये बिल्कुल कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर का मतलब मैक्सिमम कब होंगे, जब बिल्कुल ये कैसे हो जाए, कोलिनियर हो जाए। यानी कि ये वेक्टर a है तो वेक्टर b क्या हो जाए, जस्ट इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जाए, है ना। मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है उसका, 2, 3, 4 डिफरेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ओवरलैप करना पड़ेगा इसे। तब जाके क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1 आएगी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिख रहा है आपको, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी कितना, a प्लस बी। ठीक इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू ये वेक्टर a है ना, वेक्टर b, देखिए थीटा इक्वल टू कितना आया है, पाई आया है, यानी कि वेक्टर b को बिल्कुल इस तरीके से एंटी पैरेलल होना पड़ेगा वेक्टर b को, तब जाके a और b की क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक, होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो, है ना। इसे मिटा लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन, कि इफ मैक्सिमम ऑफ रिजल्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज 7 यूनिट्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट is 3 units, then find the magnitude of two vectors, है ना। ये जो r है गिवन कि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इस तरीके से दिया हुआ है। तो वेक्टर a और वेक्टर b का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल भी फिजिक्स का यूज नहीं है, किसका यूज है, मैथमेटिकल है। क्या मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी कि वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या होती है, a प्लस बी, तो a प्लस बी आपको दिया हुआ है कितना, 7। ये तो मैक्सिमम की बात हुई। मिनिमम की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम कितना दिया हुआ है, a माइनस बी 3 यूनिट्स। सॉल्विंग दिस इक्वेशन व्हाट वी विल गेट, 2a इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, यानी कि a इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। a का मैग्नीट्यूड आ गया 5 यूनिट्स, इम्प्लाइज दैट कि b कितना आ जाएगा, a की वैल्यू डाल दीजिए 5, 7 माइनस 5 2 यूनिट्स। क्या मिल गया हमें, a और b का मैग्नीट्यूड मिल गया। इसी तरीके से कई बार रेशियो दिया होता है, r मैक्स और r मिनिमम का रेशियो दिया हुआ है कि 7:3 है, तो हमसे पूछते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का रेशियो बताइए। तो ये सब सिंपल प्रॉब्लम्स हैं वेक्टर्स पे बेस्ड। ठीक, आइए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग भी, क्या कि इफ अ कंडीशन इज गिवन सच दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, रिजल्टेंट है वेक्टर c जो a और b के एडिशन से निकला है। ठीक, एक कंडीशन और दी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का स्क्वायर विच इज c स्क्वायर। तो हमें पूछा है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। अगर ये दिया हुआ है तो एंगल बिटवीन a और b हमें बताना है कि कितना होगा। तो देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, स्टार्ट कैसे करेंगे सोचना कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल कैसे मिलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए ये क्या दिया हुआ है, वेक्टर c
है ना, और वेक्टर सी को क्या कहा गया कि ए और बी का रिजल्टेंट है। तो यहीं से हमें शुरुआत करनी है क्या कि अगर वेक्टर सी रिजल्टेंट है तो सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है, वो किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। सी स्क्वायर खत्म, क्या बचा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/2 आया नहीं आया, है ना। 2ab इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos थीटा की वैल्यू 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/2। यानी कि अगर इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी वेक्टर के बराबर है और मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड कितना, सॉरी एंगल कितना हो जाएगा, π/2। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आइए तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग अपना देखते हैं कि वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में जब गिवन हो, है ना, कंपोनेंट फॉर्म में जब गिवन हो तब कैसे जोड़ेंगे। तो अगर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीख लिया है तो वो बहुत ही आसान है। देखिए क्या है कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेट से a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इस तरीके से दिया हुआ है। और वेक्टर बी जो दिया हुआ है वो वेक्टर बी क्या दिया हुआ है, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, इस तरीके का दिया हुआ है। और हमें जो फाइंड करना है वो है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ये कितना होगा। तो देखिए आर वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हैं यहाँ पे a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो आइए जोड़ते हैं। तो जोड़ने में ध्यान रखिए कैसे जुड़ते हैं वेक्टर, i कैप का जो कंपोनेंट है वो i कैप के साथ जुड़ेगा, j कैप का जो कंपोनेंट है वो j कैप के साथ जुड़ेगा और k कैप का कोफिशिएंट k कैप के साथ जुड़ेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये a1 प्लस a2 i कैप प्लस b1 प्लस b2 j कैप प्लस c1 प्लस c2 k कैप, है ना। ये सिंपल क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको दिए हुए वेक्टर्स तो इस तरीके से ऐड होते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप, क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप, और वेक्टर बी दिया हुआ है कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 6j कैप माइनस k कैप। फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या होगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के साथ जुड़ेगा, तो देखिए क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी कि वेक्टर आर क्या हो जाएगा, सिंपली हमें ए और बी को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे कोई आई कैप का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि इस वेक्टर को हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 0i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए 3 प्लस 0 है ना, a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 0 विल बी 3i कैप। j कैप का कोफिशिएंट जोड़ते हैं, यहाँ पे 6 यहाँ पे -1, क्या आ जाएगा 5j कैप। k कैप का जोड़ते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है यानी कि यहाँ 0 यहाँ -1, क्या हो जाएगा माइनस k कैप। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे तीनों कोफिशिएंट आएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप के। हालांकि हम लोग जो वेक्टर जोड़ रहे थे उन वेक्टर्स में दो ही कंपोनेंट थे, यहाँ आई कैप और जे कैप, और इस वाले में जे कैप एंड के कैप। लेकिन जोड़ने के बाद देखिए तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग कंपोनेंट पे बेस्ड और प्रॉब्लम्स करते हैं, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए बिल्कुल।
तो अगर वेक्टर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके आपसे पूछा गया है कि बताइए एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होगा, दो वेक्टर आपको कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं एक्स वाई प्लेन में, है ना। मैं दो से एग्जांपल ले रहा हूँ, कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, जोड़ना इसी तरीके से। एक वेक्टर है 6 यूनिट का, क्या कहें, मान लेते हैं वेक्टर x है 6 यूनिट का, ठीक। एक और वेक्टर है एक वेक्टर और है ना, लेट्स से क्या वेक्टर माने, z वेक्टर। ये जो है वो कितने यूनिट्स का है, 4√2 यूनिट्स का है, ठीक। पहला वाला जो वेक्टर है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, और जो दूसरा वाला है वो 45 डिग्री बना रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इन दोनों वेक्टर्स को अब हमें जोड़ना है ना। तो क्या करेंगे, जैसे कंपोनेंट फॉर्म में हमने क्या किया, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के साथ और जे कैप का कोफिशिएंट जे कैप के साथ, तो ठीक इन्हें भी हम लोग आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख लेंगे पहले, ठीक। तो क्या लिखेंगे, देखिए 6 का अगर आई कैप कोफिशिएंट निकालते हैं या एक्स कंपोनेंट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 cos 30 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 sin 30, है ना। 6 cos 30 यानी कि 6 cos 30 √3/2 कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 3√3, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू sin 30 इज हाफ यानी कि 3। चलो, तो पहला वेक्टर जो है हमारा x वेक्टर, उसको हम लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में कितना, 3√3 आई कैप प्लस 3j कैप, है ना। 3√3 आई कैप प्लस 3j कैप। 6 cos 30 x वाला कंपोनेंट, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 6 इंटू √3/2, ये आ गया हमारा x कंपोनेंट, सॉरी x वेक्टर। और क्या है, z वेक्टर। z वेक्टर को भी देखते हैं, तो 4√2 इसका x कंपोनेंट, z cos 45, z cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 यानी कि 4√2 आई कैप प्लस जे कैप का कोफिशिएंट भी क्या आ जाएगा, 4√2 जे कैप, है ना। इक्वली इंक्लाइंड है दोनों से, तो कंपोनेंट जो है वो बराबर आएंगे, तो क्या आ जाएगा, z वेक्टर 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब सिंपल इन्हें हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। तो बेसिकली आइडिया ये है कि x कंपोनेंट सारे एक साथ जुड़ेंगे और y कंपोनेंट सारे एक साथ जुड़ेंगे, ठीक। तो क्या लिख देंगे हम लोग, वेक्टर x प्लस वेक्टर z कैन बी रिटन एज 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4 आई कैप प्लस 3 प्लस 4 7 जे कैप। ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, है ना। रिजल्टेंट हो जाएगा x प्लस वाई वेक्टर का, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, और कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं ये देखा हम लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आइए इसे भी देखते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखिए, तीन वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, सॉरी दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए, कौन कौन से दो वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर ए कुछ इस तरीके का हो स्पेस में, और वेक्टर बी कुछ ऐसे हो, यानी कि ए और बी किसी भी तरीके से हो, है ना। उनको पैरेलली शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करना है, इस तरीके से शिफ्ट करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बिल्कुल ऐसे आ जाए, यानी कि वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए का जो हेड है, यानी फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए। इस तरीके से हमें पैरेलल शिफ्टिंग कर देनी है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो वेक्टर ए के टेल से लेके वेक्टर ए के हेड तक की लेंथ होगी, वेक्टर ए प्लस
वेक्टर बी। यानी कि अगर वेक्टर ए कुछ ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो आपका ये हो जाएगा। ठीक, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जनरली हम लोग फिजिक्स में यूज नहीं करेंगे एडिशन फाइंड करने के लिए, क्योंकि एडिशन के लिए सिंपल सा रूल है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो किस तरीके से अरेंज रहेंगे। तो उनका ऑर्डर मैंने बताया क्या कि वेक्टर ए या फर्स्ट वेक्टर जो है उसके हेड के साथ सेकेंड वेक्टर का टेल कोइंसाइड करना चाहिए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू होके सेकेंड वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, वेक्टर आर की। ठीक, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन लीजिए तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करेगा। लाइक वेक्टर ए ये हो जाएगा और वेक्टर बी ये हो जाएगा, तो क्या ये वेक्टर आर होगा ए प्लस बी? नहीं। क्यों नहीं होगा? देखिए वेक्टर ए का जो हेड है बी का हेड उसके साथ कोइंसाइड कर गया, जबकि होना क्या चाहिए, बी का टेल होना चाहिए उसकी जगह पे। ठीक, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करेगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन भी होता है क्या कि लेट से ए के सामने जो एंगल है वो अल्फा है, बी वेक्टर बी के सामने जो एंगल है वो बीटा है और आर के सामने जो एंगल है वो गामा है ना। तो एक आइडेंटिटी बनती है जिसको हम लोग कहते हैं साइन रूल। साइन रूल कहता है कि ए अपॉन साइन ए, है ना, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, साइन ए इज, ये जो ए आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, अल्फा, है ना, अल्फा से डिनोट कर देते हैं हम लोग, अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा, है ना। बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और बीटा एंगल उसके ठीक सामने वाला, है ना, साइड के जस्ट ऑपोजिट वाला, इज इक्वल टू सी या वेक्टर आर अपॉन साइन गामा। ये है हमारा साइन रूल, है ना। अच्छा, इसका यूज कब आएगा, जब कोई भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, या फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और एंगल फाइंड करना है हमें, कौन सा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। यानी कि कोई भी तीन क्वांटिटी दी हुई हो तो हम लोग चौथी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो इसका यूज करके भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और एंगल फाइंड कर सकते हैं। किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, वेक्टर ए जिसको ऐड कर रहे हैं वेक्टर बी के साथ उसका भी। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, इसी तरीके से एक और लॉ है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल में जैसे तीन साइड्स थी, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पॉलीगॉन के n नंबर ऑफ साइड्स होगी। लाइक वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इस तरीके की n नंबर्स ऑफ हम लोग इस तरीके के वेक्टर्स ले सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, लाइक मैं रिजल्टेंट लिखना चाहता हूँ किसका, ए बी सी एंड डी का, तो लिखेंगे रिजल्टेंट विल बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो पहले वेक्टर के टेल से लेके फाइनल वेक्टर के हेड तक, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि ये जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरीके से n नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, a प्लस बी प्लस सी डॉट 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 n तक, है ना, या ऐसे कह लिए a1 a2 a3 अप टू n तक, a1 प्लस a2 प्लस a3 कहाँ तक, an तक, ऑल आर वेक्टर्स। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट बचती है, क्या है, वो है पोजीशन वेक्टर। वेक्टर्स तो पढ़ा हमने, लेकिन जो हम लोग ये वेक्टर लिख रहे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये क्यों लिख रहे हैं,
है ना, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई प्लेन। इसमें जैसे कि मैं कोई वेक्टर ले लेता हूं एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस लेट्स से k कैप, है ना। तो ये वेक्टर अब देखते हैं कि रिप्रेजेंट क्या चीज को कर रहा है। तो देखिए इसमें जो कोफिशिएंट है 2, 3 एंड 1, है ना, x कंपोनेंट इज 2, y कंपोनेंट इज 3 एंड k कंपोनेंट आउट ऑफ द प्लेन इज 1। ये कंपोनेंट है। तो अगर इनसे हम लोग एक वेक्टर बनाए तो वेक्टर कैसे बनेगा स्पेस में, कुछ इस तरीके से बनेगा। उनके ये सब क्या है, 2, 3 एंड 1 कंपोनेंट्स है, ठीक। तो लेट्स से इस वेक्टर को मैं 2D में रिप्रेजेंट कर देता हूं कुछ इस तरीके से, वेक्टर ए, ठीक। तो ये वेक्टर ए एक्चुअली में देखिए है क्या, लेट्स से कि ये ए पॉइंट है ना। तो ये वेक्टर ए क्या कहता है कि 2, 3, 1 एक पॉइंट है, 2, 3, 1 एक पॉइंट है। उस पॉइंट का ये जो वेक्टर है ये एड्रेस बता रहा है। कहां से एड्रेस बता रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हम लोग अभी तक क्या कहते थे, ओरिजिन कहते थे। ओरिजिन के रेफरेंस में ये एक पॉइंट है 2, 3, 1, इस पॉइंट का क्या बता रहा है, एड्रेस बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर ए को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या फिर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं ओ ए। समझ में आ रहा है क्या है ओ ए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो कोई जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही रेफरेंस पॉइंट हो, कुछ भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है और किसी और पॉइंट, है ना। लेट्स से बी पॉइंट का एड्रेस है -1, 3, 4, है ना, कोई इस तरीके का पॉइंट है। वेल हालांकि ये पॉइंट बस एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिखा है, ये कुछ नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ठीक। समझने के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर बी, है ना, यानी कि बी का पोजीशन अगर मुझे देखना है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि ऑब्जर्वर को यहाँ खड़ा कर दीजिए और बी की तरफ बोलिए देखने को, तो वो जो देखेगा तो वो कहेगा कि बी की पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में कितनी है, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ए बी विच इज इक्वल टू बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए। देखिए क्या लिखेंगे बी माइनस ए, तो इसको अगर हम वेक्टर बनाते तो बनेगा क्या, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये पोजीशन वेक्टर बना। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये माइनस ये करेंगे क्या आएगा, -1 -2 -3i कैप 3 प्लस 3 6j कैप प्लस 5k कैप। देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में b की पोजीशन क्या है ना, या b का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो पोजीशन वेक्टर ये हुआ, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है कि यानी कि b कहीं खड़ा है ना, और a उसे देख रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि वो कितनी दूर है, b a से कितनी दूर है। इसी तरीके से जब हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि किसी का मोशन किसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है ना। तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है टॉप, इसका नाम पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये हमें वेक्टर के बारे में भी बताता है कि वेक्टर जो हम लोग लिख रहे हैं कंपोनेंट फॉर्म में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका। तो क्या देखा हमने, ये कोई पॉइंट है 2, 3, 1, उसका एड्रेस बता रहा है हमें ये वेक्टर, कहां से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तब तक के लिए देखते रहिए एटॉमिया क्लासेस और सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए।